मतलब जरा कल्पना कीजिए कि ब्रह्मांड में मौजूद हर एक संख्या का, चाहे वो बस एक साधारण सा 2 हो या फिर लाखों करोड़ों वाली कोई बहुत बड़ी संख्या, उसका अपना एक एकदम अनूठा डीएनए है। एक ऐसा डीएनए जिसकी कभी नकल नहीं की जा सकती। बिल्कुल, एक ऐसा छिपा हुआ फिंगरप्रिंट जो हमें ये बताता है कि वो संख्या आखिर बनी कैसे है। तो आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा में हम संख्याओं के इसी डीएनए को डिकोड करने वाले हैं। और ये बहुत ही मजेदार होने वाला है। हाँ, क्योंकि हमारा आज का विषय है 10वीं कक्षा के गणित का पहला अध्याय, वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स। हम जानेंगे कि कैसे ये संख्याएं सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर लिखी कुछ पहेलियां नहीं हैं, बल्कि एक बहुत ही तार्किक और दिलचस्प व्यवस्था का हिस्सा है। और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि गणित को अक्सर एक डरावने विषय की तरह देखा जाता है ना, जहाँ छात्रों को लगता है कि बस फॉर्मूले रटने हैं। अरे हाँ, रट्टा मारना तो सबसे बड़ी समस्या है। और चूंकि ये गणित है, तो हमारा विशेष फोकस सूत्रों मतलब फॉर्मूलों और संख्यात्मक उदाहरणों को सुलझाने पर रहेगा। तो बिना किसी देरी के इस संख्यात्मक दुनिया में कदम रखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत सबसे बुनियादी सवाल से करते हैं। गणित की इन भाली भरकम किताबों में दिखने वाली ये वास्तविक संख्याएं असल में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में या फिर उस मशहूर संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर कहाँ फिट बैठती हैं? मतलब इस पूरे परिवार में कौन कौन शामिल है? अगर हम वास्तविक संख्याओं के पूरे संसार को एक बड़े छाते की तरह देखें, तो इसके नीचे मुख्य रूप से दो तरह के परिवार आते हैं। पहले है परिमेय संख्याएं, जिन्हें हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। अच्छा, और दूसरे? दूसरे हैं अपरिमेय संख्याएं यानी इरैशनल नंबर्स। ये दोनों ही परिवार उस एक ही सीधी संख्या रेखा पर अपना अपना घर बनाकर रहते हैं, चाहे वो 0 हो, 1 हो, या फिर 1/2 जैसी भिन्न हो, या फिर √2 जैसी थोड़ी जटिल संख्या। ये सब वास्तविक हैं। ये तो हुई किताबी परिभाषा। लेकिन अगर हम परिमेय संख्याओं यानी रैशनल नंबर्स की बात करें, तो इन्हें असल जिंदगी में कैसे विजुअलाइज किया जाए? मैं समझाती हूँ। परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिन्हें हम गणितीय रूप में P/Q यानी PQ के रूप में लिख सकते हैं। जहां P और Q दोनों पूर्णांक है, राइट? एकदम सही। दोनों इंटीजर्स हैं, और जो हमारा हर है यानी नीचे वाला Q, वो कभी भी शून्य नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए 1, 2 या 1/2। अगर कोई संख्या 2 है तो उसे 2/1 भी लिखा जा सकता है। ये एक बहुत ही साफ सुथरा, सुलझा हुआ और निश्चित रूप है। अच्छा, अगर इसे हम रोजमर्रा की भाषा में समझें, तो परिमेय संख्याएं बिल्कुल पिज्जा के उन स्लाइस की तरह हैं जिन्हें आसानी से बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है। हाँ, ये एक बहुत अच्छी उपमा है। मतलब अगर एक पिज्जा है और उसे 2 लोगों में बांटना है, तो आधा आधा यानी 12 और 12 कर दिया। कोई झगड़ा नहीं, सब कुछ एकदम स्पष्ट और अनुपात में है। पिज्जा का उदाहरण इसे समझने के लिए काफी हद तक सही है, लेकिन कहानी में असली रोमांच तब आता है जब हम अपरिमेय संख्याओं की तरफ बढ़ते हैं। वो इरैशनल नंबर्स। हाँ, अपरिमेय संख्याएं वे हैं जिन्हें किसी भी हाल में PQ के सरल अनुपात में नहीं लिखा जा सकता। उदाहरण के लिए √2 या फिर पाई। इनका जो दशमलव रूप होता है ना, वो कभी खत्म नहीं होता और न ही कभी एक ही पैटर्न में दोहराया जाता है। ये बस अनंत तक बिना किसी क्रम के चलते ही जाते हैं। ओहो, मतलब ये संख्याएं थोड़ी जिद्दी होती हैं। वे पिज्जा के स्लाइस की तरह साफ सुथरे टुकड़ों में कटने से मना कर देती हैं। बिल्कुल, आप उन्हें कभी बराबर हिस्सों में नहीं बांट सकते। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा व्यवहारिक सवाल आ रहा है। पूछिए। अगर अपरिमेय संख्याओं को हिस्सों या अनुपातों में लिखा ही नहीं जा सकता, और अगर उनका दशमलव रूप अनंत तक चलता रहता है, जैसे 1.414 और फिर आगे चलता ही गया, तो फिर उस सीधी सी संख्या रेखा पर √2 जैसी जिद्दी संख्या की सटीक जगह कैसे तय होती है? हम कैसे उंगली रखकर कह सकते हैं कि हाँ, √2 का घर ठीक यहीं पर है? ये एक बहुत ही अहम और दिलचस्प सवाल है। जब कोई संख्या अंकों में पकड़ में नहीं आती, तो गणितज्ञ ज्यामिति यानी ज्योमेट्री का सहारा लेते हैं। इसे दिमाग में विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ज्योमेट्री से कैसे? मान लीजिए संख्या रेखा पर 0 से लेकर 1 तक की एक यूनिट लंबी एक सीधी हॉरिजॉन्टल रेखा है। ठीक है, 0 से 1 तक की बेसलाइन हो गई। हाँ, अब उस एक वाले बिंदु से ऊपर की तरफ बिल्कुल सीधी 90 डिग्री पर 1 यूनिट लंबी एक और रेखा खींचिए। ओके, तो अब हमारे पास एक एल आकार बन गया, जिसका आधार 1 है और लंब यानी परपेंडिकुलर भी 1 है। बिल्कुल।
अब अगर शून्य वाले बिंदु को इस खड़ी रेखा के ऊपरी सिरे से जोड़ दिया जाए तो एक समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल्ड ट्रायंगल बन जाता है। अरे हाँ, पाइथागोरस थ्योरम। एकदम सही पकड़े। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार इसका कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज वाली तिरछी रेखा √1² + 1² होगी, यानी बिल्कुल सटीक √2 लंबाई। क्या बात है, ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है। मतलब अंकों में जो चीज फिसल रही थी उसे हमने ज्योमेट्री से नाप लिया। अब हमारे पास हवा में एक रेखा है जिसकी लंबाई एकदम सटीक √2 है। हाँ, और अंतिम कदम के लिए बस एक प्रकार यानी कंपास लेना होता है। वो ज्योमेट्री बॉक्स वाला कंपास? हाँ, वही। उसकी सुई को 0 पर रखिए और पेंसिल को उस तिरछी रेखा के ऊपरी सिरे पर। फिर उस लंबाई को नापते हुए एक चाप या आर्क नीचे संख्या रेखा की तरफ गिराइए। वो चाप संख्या रेखा को जहां भी काटेगा वही बिंदु √2 का असली और सटीक घर होगा। वाह, जो चीज दशमलव के अनंत तक जाने की वजह से परेशान कर रही थी उसे ज्योमेट्री ने एक ही चाप में पकड़ लिया। तो अब यह स्पष्ट हो गया है कि संख्या रेखा पर हर तरह की वास्तविक संख्या का एक पक्का ठिकाना होता है। बिल्कुल, हर एक संख्या अपनी जगह पर फिक्स है। अब संख्याओं के इस घर को समझने के बाद ये जानना जरूरी है कि ये संख्याएं आपस में व्यवहार कैसे करती हैं। और गणित में सबसे बुनियादी व्यवहार है भाग देना यानी डिवीजन। हाँ, और इसके लिए 10वीं कक्षा में एक बहुत ही भारी भरकम नाम सुनने को मिलता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय या यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये नाम सुनकर तो अच्छे घबरा जाते हैं। ये सच है, नाम सुनकर अक्सर छात्र डर जाते हैं, लेकिन असल में ये बहुत ही तार्किक और सीधा है। चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय के सूत्र को डिकोड करते हैं। सूत्र है a = bq + r। a = bq + r, ठीक है। यहाँ हम दो धनात्मक पूर्णांकों a और b की बात कर रहे हैं। मान लीजिए a वह बड़ी संख्या है जिसे भाग देना है और b वो छोटी संख्या है जिसे भाग देना है। तो जब हम भाग देते हैं तो कुछ उत्तर आता है और कुछ बच जाता है। एकदम सही। जब भाग की प्रक्रिया होती है तो q यानी भागफल या कोशंट मिलता है और r यानी शेषफल या रिमाइंडर बचता है। तो इस सूत्र a = bq + r में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात क्या है? इस प्रमेय की जान इसकी शर्त में बसती है। शर्त है 0 r से छोटा या उसके बराबर है और r b से छोटा है, मतलब 0 is less than or equal to r which is less than b। थोड़ा आसान भाषा में बताएं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो भी शेषफल यानी r बचेगा वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन वो हमारे भाजक यानी b से हमेशा छोटा ही होगा। अच्छा, इसे हवा में समझने के बजाय एक संख्यात्मक उदाहरण से जमीन पर लाते हैं। बिल्कुल, वो ज्यादा आसान रहेगा। मान लीजिए 23 को 5 से भाग देना है। यहाँ a 23 है और b 5 है। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 × 4 20 होता है। 23 में से 20 गए तो शेषफल बचा 3। तो यहाँ भागफल यानी q 4 हो गया और शेषफल यानी r 3 हो गया। सही। अब इसे सूत्र में रखें तो 23 = 5 × 4 + 3। और अगर शर्त को चेक करें तो हमारा शेषफल 3 हमारे भाजक 5 से छोटा है। एक मिनट रुको। इस पूरी प्रक्रिया को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये वही पुरानी चीज है जो हम बचपन में करते थे। क्या मतलब? अरे, भाग करने के बाद अपना उत्तर चेक करने के लिए शिक्षक कहते थे ना, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल + शेषफल। ये तो एकदम वही बात है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो फिर इस साधारण से नियम को यूक्लिड के नाम से एक प्रमेय या लेम्बा बनाकर क्यों पेश किया गया? क्या इसमें कुछ ऐसा गहरा छिपा है जो बचपन में नहीं बताया गया था? आपका ये सोचना स्वाभाविक है कि ये बचपन का ही नियम है, लेकिन यूक्लिड ने इसे सिर्फ उत्तर चेक करने का तरीका नहीं माना। प्राचीन यूनान में उन्होंने इस बात को एक सिद्ध गणितीय कथन यानी फॉर्मल प्रूफ के रूप में रखा। अच्छा, तो इसका एक लॉजिक है? हाँ, इसके पीछे का क्यों समझना जरूरी है। अगर शेषफल हमारे भाजक के बराबर या उससे बड़ा हो जाता तो इसका मतलब है कि हम भाग की प्रक्रिया को एक बार और चला सकते थे। इसलिए शेषफल का हमेशा भाजक से छोटा होना एक अटल नियम है। ये बात तो है। और इसी अटल नियम ने एक ऐसी नींव रखी जिस पर एक बहुत ही शक्तिशाली कंप्यूटर एल्गोरिदम खड़ा किया गया। ओहो, तो ये सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि एक बड़े एल्गोरिदम का पहला कदम है। इस एल्गोरिदम का इस्तेमाल आखिर किस चीज में होता है? इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल होता है दो संख्याओं का HCF यानी महत्तम समापवर्तक निकालने में। ये गणित का एक बहुत ही व्यवहारिक हिस्सा है। तो
HCF की परिभाषा पर अगर वापस लौटें तो ये असल में क्या है? HCF वो सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई दोनों संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे और कोई शेषफल ना बचे। इसे विजुअलाइज करने के लिए एक लकड़ी के ब्लॉक्स का उदाहरण लेते हैं जो हमारी स्रोत सामग्री में भी है। हाँ, वो टावर वाला उदाहरण। बिल्कुल। मान लीजिए एक टावर 12 यूनिट लंबा है और दूसरा टावर 18 यूनिट लंबा है। अब हमें एक ऐसा सबसे बड़ा ब्लॉक खोजना है जो 12 वाले टावर को भी पूरा नाप दे और 18 वाले टावर को भी। मतलब कोई जगह खाली ना बचे। हाँ, अगर हम 6 यूनिट का ब्लॉक लें तो वो 12 में 2 बार फिट हो जाएगा और 18 में 3 बार फिट हो जाएगा। कुछ भी जगह नहीं बचेगी। इसलिए 12 और 18 का HCF 6 है। अगर मैं इसे अपनी भाषा में कहूं तो HCF दो संख्याओं का सबसे अच्छा कॉमन दोस्त है। कॉमन दोस्त। हाँ, एक ऐसा दोस्त जो दोनों के घर में बिना किसी परेशानी के, बिना कोई जगह छोड़े, यानी बिना शेषफल के आराम से फिट बैठ सकता है। हाँ, ये कॉमन दोस्त वाला नजरिया इसे समझना बहुत आसान बना देता है। लेकिन जब संख्याएं बड़ी हो जाती हैं तो ये कॉमन दोस्त खोजना मुश्किल हो जाता है। तब तो ब्लॉक्स काम नहीं आएंगे। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम काम आता है। ये एक स्टेप बाय स्टेप फ्लो चार्ट है। तो ये फ्लो चार्ट या ये एल्गोरिथम काम कैसे करता है? मान लीजिए हमारे पास वही 18 और 12 हैं। सबसे पहले बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दीजिए, यानी 18 को 12 से। हाँ, 18 बराबर 12 गुणा 1 प्लस 6। यहाँ शेषफल 6 आया। अब नियम ये है कि शेषफल चेक करें। क्या ये शून्य है? नहीं, यहाँ शेषफल 6 है। अगर शून्य नहीं है तो आगे क्या करना है? अगर शून्य नहीं है तो यहीं पर यूक्लिड का असली जादू शुरू होता है। अब हमारा पुराना भाजक यानी 12 नई बड़ी संख्या बन जाएगा और जो शेषफल था यानी 6 वो नया भाजक बन जाएगा। अच्छा, तो शिफ्ट हो गया। हाँ, अब हमें 12 को 6 से भाग देना है। ओके, तो 12 बराबर 6 गुणा 2 प्लस 0। अरे, इस बार शेषफल शून्य आ गया। बिल्कुल। और जैसे ही शेषफल शून्य आता है ये लूप रुक जाता है। और जिस आखिरी भाजक ने ये शून्य पैदा किया यानी 6, वही हमारा विजेता है, वही HCF है। ये तो एक मशीन की तरह है जो तब तक चलती रहती है जब तक शून्य बाहर ना आ जाए। एकदम सही। लेकिन ये लूप काम क्यों करता है? पुराने भाजक को शेषफल से भाग देने के पीछे क्या लॉजिक है? यह बहुत ही गहरा सवाल है। इसके पीछे का गणितीय लॉजिक ये है कि अगर कोई कॉमन दोस्त 18 और 12 दोनों को विभाजित कर सकता है तो वो उन दोनों के अंतर यानी डिफरेंस को भी विभाजित करेगा। अच्छा, 18 और 12 का अंतर 6 है। हाँ, तो जो 18 और 12 का HCF होगा वही 12 और 6 का भी HCF होगा। यह नियम तब तक संख्याओं को छोटा करता रहता है जब तक कि हमें वो सबसे सटीक कॉमन फैक्टर नहीं मिल जाता। ये तो वाकई कमाल है। तो विभाजन की इस लंबी प्रक्रिया से ये साफ हो जाता है कि संख्याएं टूटने पर कैसा व्यवहार करती हैं। लेकिन भाग से निकलकर अब एक और दिशा में जाने का समय है। हाँ, गुणा की दिशा में। बिल्कुल। भाग में हम संख्याओं को तोड़ते हैं, लेकिन क्या हम संख्याओं को बनाने के नजरिए से देख सकते हैं? हाँ, और इसके लिए हमें संख्याओं की प्रकृति या नेचर ऑफ नंबर्स को समझना होगा। संख्याओं को मुख्य रूप से 2 रूपों में बांटा जाता है, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स और संयुक्त संख्या यानी कंपोजिट नंबर्स। इन दोनों के बीच का बुनियादी अंतर क्या है? अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो केवल एक और खुद से ही विभाजित होती हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11। ये किसी और के पहाड़े में कभी नहीं आती। मतलब ये सबसे बेसिक होती है। हाँ, अगर आप इसे विजुअलाइज करें तो एक अभाज्य संख्या एक एकदम चिकने गोले या स्मूथ मार्बल स्फीयर की तरह होती है। इसमें कोई दरार नहीं होती, इसे और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। और संयुक्त संख्याएं यानी कॉम्पोजिट नंबर्स? संयुक्त संख्याएं वे हैं जो एक और खुद के अलावा अन्य संख्याओं से भी पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं, जैसे 4, 6, 8, 10। इसे एक पजल की तरह सोच सकते हैं जो कई अलग-अलग टुकड़ों से मिलकर बना है। आप इस पजल को खोलकर इसके छोटे-छोटे टुकड़े कर सकते हैं। ये चिकने गोले और पजल वाली उपमा काफी हद तक लेगो ब्लॉक्स की तरह लगती है। लेगो ब्लॉक्स? हाँ, जैसे अभाज्य संख्याएं गणित की बुनियादी लेगो ब्लॉक्स हैं। वे अपने आप में संपूर्ण हैं, और जो संयुक्त संख्याएं हैं वे असल में इन्हीं छोटे लेगो ब्लॉक्स को आपस में जोड़कर बनाई गई बड़ी इमारतें हैं। लेगो ब्लॉक सोचना सही रहेगा,
लेकिन यहाँ एक छोटा सा गणितीय फर्क समझना जरूरी है। वो क्या? यहाँ हम ब्लॉक्स को जोड़ नहीं रहे हैं, बल्कि उनका गुणा यानी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और यही बात गणित के सबसे शक्तिशाली नियमों में से एक अंकगणित का मूल प्रमेय यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का आधार है। ये अंकगणित का मूल प्रमेय आखिर कहता क्या है? ये प्रमेय कहता है कि दुनिया की हर एक संयुक्त संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यानी आप किसी भी बड़ी संख्या को तब तक तोड़ सकते हैं गुणा के रूप में जब तक कि आपको सिर्फ अभाज्य संख्याएं यानी वो चिकने गोले ना मिल जाएं। ये तो बहुत ही बड़ा दावा है। क्या किसी संख्यात्मक उदाहरण से इसे साबित किया जा सकता है? मान लीजिए हम 24 को लेते हैं। इसका गुणनखंड ट्री जो फैक्टर ट्री कैसे बनेगा? चलिए 24 के पजल को खोलते हैं। सबसे पहले 24 को 2 हिस्सों में तोड़ते हैं, 2 गुणा 12। अब इसमें 2 एक अभाज्य संख्या है। ये एक बेसिक लेगो ब्लॉक है, तो इसे यहीं सुरक्षित रख लेते हैं। लेकिन 12 अभी भी एक पजल है। हाँ, तो अब 12 को तोड़ते हैं 2 गुणा 6 में। अब हमारे पास एक और 2 आ गया, लेकिन 6 अभी भी टूट सकता है। बिल्कुल। अब 6 को तोड़ते हैं 2 गुणा 3 में। अब हमारे सामने 2 और 3 हैं और ये दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, यानी और नहीं टूट सकती। तो अगर हम ट्री के इन सभी आखिरी टुकड़ों को एक साथ रखें तो 24 का अंतिम रूप क्या होगा? अंतिम रूप होगा 24 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, या इसे 2 की पावर 3 गुणा 3 भी कह सकते हैं। हमने 24 को उसके सबसे बुनियादी लेगो ब्लॉक्स में तोड़ दिया है। इसी प्रक्रिया को अभाज्य गुणनखंडन यानी प्राइम फैक्टराइजेशन कहा जाता है। ये तो संख्याओं का पूरा एक्सरे करने जैसा है। हाँ, एक्सरे ही है एक तरह से। एक बड़ी संख्या को तब तक तोड़ते रहो जब तक कि उसका मूल रूप सामने ना आ जाए। अब चूंकि हमने संख्याओं को उनके अभाज्य टुकड़ों में तोड़ना सीख लिया है, तो सवाल ये उठता है कि इसका फायदा क्या है? क्या हम इन अभाज्य टुकड़ों का इस्तेमाल करके वापस अपना कॉमन दोस्त यानी HCF निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, और इसे HCF निकालने का दूसरा ब्रह्मास्त्र कहा जा सकता है, गुणनखंड विधि या फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, तो ये यूक्लिड वाले तरीके से अलग है? हाँ, ये यूक्लिड के भाग वाले लूप से बिल्कुल अलग रास्ते पर चलती है। इसमें 2 सरल चरण होते हैं। पहला, दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। दूसरा, उन गुणनखंडों में से जो समान यानी कॉमन है उनका गुणनफल ले लीजिए। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमें 6 और 20 का HCF इस विधि से निकालना है। ठीक है, पहले 6 का एक्सरे करते हैं। 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुणा 3। ओके। अब 20 का एक्सरे करते हैं। 20 को तोड़ेंगे तो मिलेगा 2 गुणा 10, और फिर 10 को तोड़ेंगे तो 2 गुणा 5, यानी 20 के गुणनखंड हुए 2 गुणा 2 गुणा 5। अब हमें दोनों में समानता खोजनी है। मैं देख सकता हूं कि 6 की सूची में एक बार 2 आया है और 20 की सूची में भी कम से कम एक बार 2 मौजूद है। और बाकी नंबर? 6 के पास 3 है, लेकिन 20 के पास कोई 3 नहीं है। इसी तरह 20 के पास 5 है, जो 6 के पास नहीं है। तो दोनों में साझा या कॉमन क्या हुआ? सिर्फ 1, 2। एकदम सही, क्योंकि दोनों में केवल 2 ही सबसे बड़ी समान शक्ति हैं। इसलिए 6 और 20 का HCF 2 होगा। ये तो सच में बहुत सीधा तरीका था। अब अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का विश्लेषण करें तो हमारे पास HCF निकालने के 2 अलग-अलग हथियार हो गए। एक तरफ यूक्लिड विभाजन विधि है और दूसरी तरफ अभाज्य गुणनखंड विधि। हाँ, एक तरफ विधि 1 है जो पूरी तरह से भाग यानी डिवीजन की प्रक्रिया और शेषफल वाले लूप पर आधारित है, और दूसरी तरफ विधि 2 है जो गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन और संख्याओं को उनके बुनियादी लेगो ब्लॉक्स में तोड़ने की प्रक्रिया पर आधारित है। दोनों विधियां भले ही अलग-अलग गणितीय दर्शन पर चलती हों, लेकिन दोनों का गंतव्य एक ही है। मतलब दोनों हमें संख्याओं के सबसे बड़े साझेदार तक पहुंचाती हैं। बिल्कुल है। कितनी बड़ी हैं? अगर संख्याएं छोटी हैं, जैसे 20, 50 या 100 के आसपास, तो अभाज्य गुणनखंड विधि बहुत तेज होती है। हाँ, दिमाग में ही गुणा भाग कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन मान लीजिए परीक्षा में संख्याएं आ गईं 12,576 और 4,052। अब इतनी बड़ी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड खोजना, एक एक करके 2, 3, 5 से भाग देकर चेक करना बहुत ही उबाऊ और लंबा काम हो जाएगा। अरे बाप रे, उसमें तो पन्ने के पन्ने भर जाएंगे और गलती होने की गुंजाइश भी बहुत ज्यादा होगी। एकदम सही। और ऐसी ही स्थितियों के लिए यूक्लिड का भाग वाला लूप बनाया गया है। अच्छा। हाँ,
वो बिना भटके, बिना अभाज्य संख्याएं खोजे सीधा बड़ी संख्याओं को छोटे टुकड़ों में काटता हुआ आपको HCF तक ले जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कंप्यूटर एल्गोरिथम भी बड़ी संख्याओं के लिए हमेशा यूक्लिड विधि का ही इस्तेमाल करते हैं। ये एक बहुत ही स्पष्ट और व्यवहारिक जवाब है। इस पूरी चर्चा से ये बात एकदम साफ हो जाती है कि गणित का ये अध्याय सिर्फ रटने के लिए नहीं है। हर सूत्र और हर प्रमेय का अपना एक विशिष्ट उद्देश्य है। और यही तो वास्तविक संख्याओं की सबसे बड़ी खूबसूरती है। सब कुछ एक तर्क के साथ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये जो पाई वाला विचार आपने रखा ना, वो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। जब नंबर्स को इस नजरिए से देखा जाता है तो वो सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं रह जाते, वो एक भाषा बन जाते हैं। और हमारा सोर्स मटेरियल भी बिल्कुल इसी दिशा में आगे बढ़ता है। ये सबसे पहले स्लाइड 2 और 3 में अभाज्य गुणनखंडन पर ध्यान केंद्रित करता है, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन पर। हाँ, इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे फिजिक्स में हर चीज मॉलिक्यूल्स और एटम से बनी होती है। अच्छा, ओके। ठीक वैसे ही मैथ्स में हर बड़ी संख्या को प्राइम नंबर्स के छोटे छोटे अटूट हिस्सों में तोड़ा जा सकता है। ओह, वाओ! मतलब संख्याओं के एटम्स। ये तो एक बहुत ही सटीक इमेज बनाता है दिमाग में। जब किसी नंबर को और ज्यादा नहीं तोड़ा जा सकता तो वो प्राइम बन जाता है। बिल्कुल सही। तो मटेरियल में इसी तरीके का इस्तेमाल करके LCM और HCF निकालने के प्रोसेस पर बहुत जोर दिया गया है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि लोग बस रूल्स रट लेते हैं। हाँ, और वही सबसे बड़ी गलती होती है। राइट। तो स्लाइड में 6 और 20 का एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल दिया गया है। चलिए इस एग्जाम्पल को ना पूरी तरह से खोल कर देखते हैं ताकि 10th क्लास के बच्चों को इसके पीछे का असली साइंस समझ में आए। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हमारे पास दो संख्याएं हैं, 6 और 20। सबसे पहले हमें इन्हें इनके प्राइम टुकड़ों में यानी उन्हीं एटम्स में तोड़ना होगा। ठीक है। 6 को तोड़ना तो बहुत आसान है, ये 2 गुणा 3 से बनता है। अब 2 और 3 दोनों प्राइम है तो कहानी यहीं रुक गई। हाँ, उन्हें और डिवाइड नहीं कर सकते। अब 20 पर आते हैं। 20 को हम 2 गुणा 10 लिख सकते हैं, लेकिन 10 तो प्राइम नहीं है ना। नहीं, 10 को तो आगे तोड़ सकते हैं, 2 गुणा 5। एग्जैक्टली। तो कुल मिलाकर 20 क्या बना? 2 गुणा 2 गुणा 5। मैथ्स की भाषा में चूंकि यहाँ 2 बार आ रहा है तो इसे 2 की घात 2 गुणा 5 लिखा जाता है, यानी 2 स्क्वायर्ड टाइम्स 5। अच्छा, ठीक है। तो हमने नंबर्स को उनके बेस फॉर्म में लिख लिया। 6 बन गया 2 गुणा 3 और 20 बन गया 2 की घात 2 गुणा 5। सही। अब यहां से LCM निकालने की बारी आती है। स्लाइड 2 में एक रूल लिखा है कि LCM निकालने के लिए हमें सभी प्राइम फैक्टर्स की मैक्सिमम पावर यानी हाईएस्ट पावर लेनी होती है। हाँ, यही रूल है। अब यहां मुझे एक कंफ्यूजन होती है और मुझे लगता है 10th के स्टूडेंट्स को भी होती होगी। LCM का फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, बिल्कुल। यानी सबसे छोटा साझा गुणज। अब जब नाम में लीस्ट या छोटा जुड़ा है तो नियम में मैक्सिमम पावर क्यों लेने को कहा जा रहा है? ये लॉजिक तो एकदम उल्टा लग रहा है। ये बहुत ही शानदार सवाल है आपका, और यहीं पर सबसे ज्यादा रटने की आदत पड़ती है बच्चों को। इसे रटने के बजाय ना एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह समझते हैं। ओके, कैसे? देखिए, LCM वो सबसे छोटा बॉक्स या कंटेनर है जिसके अंदर 6 और 20 दोनों पूरी तरह से फिट आने चाहिए। हाँ। अब सोचिए कि हमारे पास कुछ लेगो ब्लॉक्स हैं। हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जिससे जरूरत पड़ने पर हम 6 भी बना सकें और 20 भी बना सकें। अच्छा, इंटरेस्टिंग। अब 20 को बनाने के लिए हमें 2 वाले 2 ब्लॉक्स चाहिए क्योंकि वहां 2 की घात 2 थी, और एक 5 वाला ब्लॉक चाहिए। ठीक है। और 6 को बनाने के लिए 2 वाला 1 ब्लॉक और 3 वाला 1 ब्लॉक चाहिए। वो एक सेकंड, तो अगर हमारे मेन बॉक्स में 2 का सिर्फ एक ही ब्लॉक होगा यानी मिनिमम पावर, तो हम उससे 6 तो आराम से बना लेंगे, लेकिन 20 कभी नहीं बना पाएंगे क्योंकि 20 को तो 2 ब्लॉक्स चाहिए थे। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसीलिए हम हर प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर यानी अधिकतम घात चुनते हैं, ताकि कोई शॉर्ट ना पड़े। हाँ, ताकि हमारे पास उतने ब्लॉक्स हमेशा अवेलेबल हों कि दोनों में से किसी भी नंबर का स्ट्रक्चर बनाया जा सके। क्या बात है। तो हमारे पास कौन कौन से ब्लॉक्स हैं? 2, 3 और 5। 2 की सबसे ज्यादा जरूरत किसको है? 20 को, उसे 2 ब्लॉक्स चाहिए। 3 की सबसे ज्यादा जरूरत 6 को है, 1 ब्लॉक, और 5 की 20 को 1 ब्लॉक। तो हम इन सब मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स को एक साथ मिला लेते हैं, यानी 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5। बिल्कुल। और 12 पचे 60। सही जवाब। यानी 60 वो सबसे छोटा बॉक्स है जिसमें 6 भी है और 20 भी है। 6 दहाई 7 और 20 तिया 60।
ये हाईएस्ट पावर वाला कॉन्सेप्ट अब एकदम लॉजिकल लग रहा है मुझे। है ना। और इसी लॉजिक को अगर हम HCF पर अप्लाई करें, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कहानी थोड़ी पलट जाती है। वो कैसे? HCF का मतलब है वो सबसे बड़ा हिस्सा जो दोनों के पास बराबर रूप से कॉमन है। ओके। 6 के पास 2 गुणा 3 है और 20 के पास 2 की घात 2 गुणा 5 है। दोनों के पास कॉमन क्या है? सिर्फ 2 ही एक ऐसा ब्लॉक लग रहा है जो दोनों के पास है। सही। 20 के पास हालांकि 2 वाले 2 ब्लॉक्स हैं, पर 6 के पास तो सिर्फ एक ही है ना, तो कॉमन क्या हुआ? सिर्फ 1 2, यानी मिनिमम पावर। इसलिए यहाँ HCF 2 होगा। ये लेगो वाली एनालॉजी सच में बहुत काम आती है। बच्चे इसे बहुत इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं। हाँ, और इसके बाद स्लाइड 3 एक ऐसे फॉर्मूला की बात करती है जो सच में किसी मैजिक जैसा लगता है। इसे गोल्डन फॉर्मूला भी कहते हैं। ओह हाँ, स्लाइड 3 का वो इक्वेशन HCF गुना LCM बराबर होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के, यानी A टाइम्स B। जी, और ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये नंबर्स का एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस है। इसे अपने 6 और 20 वाले एग्जाम्पल से ही चेक करते हैं। ठीक है। हमारा LCM आया था 60 और HCF आया था 2। अगर हम लेफ्ट साइड को देखें तो 60 गुणा 2 बनता है 120। अब राइट साइड पर आते हैं, जो ओरिजिनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है। 6 गुणा 20, वो क्या होगा? वो भी एग्जैक्ट 120 ही होगा। वाओ, दोनों तरफ 120। देखा आपने? लेकिन मेरा सवाल फिर वही है कि ये फॉर्मूला हमेशा काम क्यों करता है? इसका रीजन प्राइम फैक्टर्स का परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। जब हम LCM निकालते हैं तो हम सारी बड़ी पावर्स उठा लेते हैं। हाँ। और जो बची हुई मिनिमम पावर्स होती हैं, जो दोनों में कॉमन थी, वो HCF में चली जाती हैं। अच्छा। तो जब आप LCM और HCF को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आप इफेक्टिवली उन सारे लेगो ब्लॉक्स को वापस एक साथ जोड़ रहे होते हैं। ना कोई टुकड़ा बाहर से आता है और ना कोई गायब होता। क्या बात है, मतलब हर एक टुकड़ा अपनी जगह पर वापस आ जाता है। ये तो फिजिक्स के लॉ ऑफ कंजर्वेशन जैसा लग रहा है, कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। बिल्कुल वैसा ही है। बहुत शानदार। अब ये तो हुई उन नंबर्स की बात जो आपस में बड़े अच्छे से जुड़ जाते हैं, पर स्लाइड 4, 5 और उसके आगे का जो हिस्सा है वो हमें संख्याओं की एक बिल्कुल नई दुनिया में ले जाता है। हाँ, रैशनल और इरैशनल नंबर्स की दुनिया। राइट। यहाँ संख्याएं 2 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड हो जाती हैं, परिमेय और अपरिमेय। ये नाम थोड़े भारी लगते हैं सुनने में, पर स्लाइड में इनकी डेफिनेशन काफी सिंपल दी गई है। परिमेय यानी रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन सच में बहुत सिंपल और क्लियर है। ऐसी कोई भी संख्या जिसे हम फ्रैक्शन यानी P/Q के रूप में लिख सकें, वो परिमेय है। जैसे 1/2। हाँ, या 3/4 या -5/7। यहाँ तक कि एक नॉर्मल नंबर जैसे 5 भी रैशनल है, क्योंकि आप उसे 5/1 लिख सकते हैं। सही बात है। बस एक रूल है, P और Q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, और Q यानी जो डिनोमिनेटर में है वो कभी 0 नहीं हो सकता। देखिए, ये 0 वाला रूल मैथ्स में हर जगह आ जाता है। नीचे 0 क्यों नहीं हो सकता? इसके पीछे का मेन लॉजिक क्या है? इसे भी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से देखते हैं। फ्रैक्शन का आखिर मतलब क्या होता है? किसी चीज के हिस्से करना, में बांटना। ये तो फिजिकली इम्पॉसिबल है। बिल्कुल। आप किसी चीज को पूरी तरह से मिटाकर उसके 0 हिस्से नहीं कर सकते। इसीलिए जैसे ही मैथ्स में 0 से डिवाइड करने की कोशिश की जाती है, रूल्स टूट जाते हैं और रिजल्ट अनडिफाइंड हो जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि रैशनल नंबर्स सोसाइटी के बहुत ही सुलझे हुए और लॉ अबाइडिंग नागरिक हैं, हाँ, एकदम। जो एक क्लियर फॉर्मूला P/Q को फॉलो करते हैं और 0 से डिवाइड करने जैसे किसी इलीगल काम से बचते हैं। ये बढ़िया तरीका है याद रखने का। लेकिन जहाँ रूल्स होते हैं वहाँ कुछ लोग बगावत भी तो करते हैं ना। और यही आती हैं अपरिमेय यानी इरैशनल नंबर्स। ये सच में मैथ्स की दुनिया के बागी हैं। बागी, हाँ। इन्हें प्रॉपर फिक्की के रूप में किसी भी कीमत पर नहीं लिखा जा सकता। स्लाइड 6 में इनके सबसे फेमस एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे √2, √3, √5 और ऑफ कोर्स पाई। हाँ, और इसका थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी बड़ा मजेदार है। जब एंशिएंट ग्रीस में पाइथागोरस के फॉलोअर्स ने पहली बार देखा कि √2 को फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, तो उन्हें बड़ा झटका लगा था। सही कहा। उनका तो पूरा वर्ल्ड व्यू ही इस पर बेस था कि यूनिवर्स को परफेक्ट रेशियोज में मेजर किया जा सकता है। एग्जैक्टली। तो अब सवाल ये है कि √2 या √3 आखिर इरैशनल क्यों है?
स्लाइड 6 में इसके 3 रीजंस दिए गए हैं, जिसमें से एक ये है कि इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। हाँ, ये थोड़ा डिटेल में समझाइए ना, ये अशांत और अनावर्ती क्या होता है? देखिए, इन संख्याओं का असली रूप दशमलव यानी डेसिमल के बाद दिखता है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है अशांत, यानी ये कभी खत्म नहीं होता, बस अनंत तक चलता रहता है। ओके, रुकता ही नहीं। और नॉन रिपीटिंग का मतलब है अनावर्ती, यानी इनमें कोई फिक्स पैटर्न बार बार रिपीट नहीं होता। मतलब प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। अगर आप √2 की वैल्यू निकालें तो आती है 1.414 और फिर ये बिना किसी ऑर्डर के आगे बढ़ती जाती है। आप लाखों डिजिट्स तक निकाल लीजिए, आपको कोई ऐसा ब्लॉक नहीं मिलेगा जो खुद को कंटिन्यूअसली रिपीट कर रहा हो। मतलब ये सच में इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं जो किसी पैटर्न में बंधना ही नहीं चाहते। सही कहा। अब यहां से एक बड़ा ही नेचुरल क्वेश्चन आता है, जिसे स्लाइड्स 8 और 9 में रूल्स ऑफ मिक्सचर यानी मिश्रण के नियम के रूप में बताया गया है। सवाल ये है कि जब एक पता क्यों वाली रैशनल नंबर का सामना किसी अनंत और अनप्रिडिक्टेबल इरैशनल नंबर से होता है तो क्या होता है? कौन जीतता है इस टक्कर में? इस टक्कर में हमेशा उस बागी नंबर की ही जीत होती है। अच्छा, हाँ, स्लाइड 8 साफ बताती है कि जब आप किसी रैशनल नंबर में इरैशनल नंबर जोड़ते हैं तो जो फाइनल आंसर आता है वो हमेशा इरैशनल ही होता है। ओके। जैसे 2 एक रैशनल नंबर है और √3 इरैशनल, जब इन्हें जोड़ेंगे तो बनेगा 2 + √3 जो कि पूरी तरह से इरैशनल है। यहां मेरे दिमाग में एक एनालॉजी आ रही है। क्या हम इसे ऐसे देख सकते हैं कि जैसे पानी का एक साफ ग्लास है। हाँ, पानी वो रैशनल नंबर है, शांत और क्लियर, लेकिन वो जो इरैशनल नंबर का अनंत और नॉन रिपीटिंग नेचर है ना, वो किसी गहरी स्याही की बूंद जैसा है। ओ, ये तो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। जैसे ही वो शाही ग्लास में गिरती है, वो पूरे पानी को अपने रंग में रंग देती है। पानी अपना साफ रूप खो देता है और पूरा पानी शाही जैसा बन जाता है। आपने बिल्कुल साइंटिफिकली करेक्ट बात कही है यहाँ। सच में। हाँ, क्योंकि अगर हम इसे मैथ्स में देखें तो जब हम 2 में √3 को जोड़ते हैं, √3 की वैल्यू है 1.73205 और ये आगे तक चलता जाएगा। राइट। जब उसमें 2 जोड़ेंगे तो वो बन जाएगा 3.73205 वगैरह वगैरह। ओह, मतलब डेसिमल के पहले का नंबर बदला पर बाद का स्टॉर्म वैसा का वैसा ही रहा। एग्जैक्टली। जो डेसिमल के बाद अनंत और अनप्रिडिक्टेबल नंबर्स की वेव थी, उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसका नॉन रिपीटिंग नेचर खत्म नहीं हुआ। वाओ। और मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करने पर भी यही होता है जो स्लाइड 9 में है। जैसे 3 को √2 से गुणा किया तो बना 3√2। ये भी इरैशनल ही रहेगा। हम उस इन्फिनिटी को शांत नहीं कर पाते, इसलिए बाकी हमेशा हावी रहता है। ये नंबर्स की साइकोलॉजी समझने जैसा लग रहा है आज। अब डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। स्लाइड 10, 11 और 12 फिर से हमें रैशनल नंबर्स की तरफ ले जाती हैं और उनके डेसिमल्स पर डिटेल में बात करती हैं। हाँ, क्योंकि रैशनल नंबर्स p/q के रूप में बाहर से तो एक जैसे दिखते हैं, पर डेसिमल में कन्वर्ट करने पर इनके 2 टाइप्स सामने आते हैं। कौन से 2 टाइप्स? पहला है टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी शांत दशमलव। ये वो है जो कुछ स्टेप्स के बाद पूरी तरह फिनिश हो जाता है। जैसे 1/2? हाँ, 1 को 2 से डिवाइड किया तो 0.5 आया और बस कहानी खत्म, रिमाइंडर 0 हो गया। और दूसरा टाइप थोड़ा कंफ्यूजिंग है। दूसरा टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल यानी अशांत आवर्ती दशमलव। ये डेसिमल कभी खत्म नहीं होता, इन्फिनिट तक जाता है, पर इसमें एक पैटर्न होता है जो खुद को बार बार रिपीट करता है। जैसे 1/3, इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.333 और ये चलता ही जाएगा। और यहीं पर सच में मैथ्स की सबसे बड़ी ब्यूटी नजर आती है मुझे। कैसे? देखिए, 1/3 अनंत तक जा रहा है 0.333 करके, फिर भी हम उसे रैशनल यानी उन्हीं सुलझे हुए सिटीजन्स की कैटेगरी में रख रहे हैं जहां 0.5 बैठा था। हाँ, जबकि √2 भी अनंत तक जाता है पर वो इरैशनल है। इसका सीधा सा मतलब है कि प्रॉब्लम इनफाइनाइट होने में नहीं है, प्रॉब्लम अनप्रिडिक्टेबिलिटी में है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अगर हमें पता है कि अगला नंबर क्या होने वाला है, चाहे वो हमेशा के लिए सिर्फ 3 ही क्यों ना हो, तो वो लॉजिकल है, वो रैशनल है। यस, रूल्स और पैटर्न्स ही रैशनल नंबर्स की पहचान है। इरैशनल्स इनफिनाइट तो हैं ही, पर उनमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है। और इसी कॉन्सेप्ट को रैप अप करने के लिए स्लाइड 13 में रियल नंबर्स का एक पूरा फैमिली ट्री दिया गया है। हाँ, वो ट्री डायग्राम पूरे चैप्टर को एक जगह ले आता है। अगर इसे माइंड में विजुअलाइज करें
तो सबसे ऊपर एक बड़ा छतरी है जिसे रियल नंबर्स कहते हैं। सही। इसके नीचे 2 मेन ब्रांचेस निकलती हैं, एक रैशनल और एक इरैशनल। फिर रैशनल वाली ब्रांच के आगे 2 फूल खिलते हैं, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और दूसरी तरफ इरैशनल वाली ब्रांच अकेली रहती है, जिसमें सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आते हैं। एकदम परफेक्ट स्ट्रक्चर है। और फाइनल स्लाइड यानी स्लाइड 14 पूरे चैप्टर का समरी देती है, जिसमें वही की पॉइंट्स हैं जो हमने डिकोड किए, प्राइम फैक्टराइजेशन और वो एलसीएम एचसीएफ का फॉर्मूला, रैशनल नंबर्स को आइडेंटिफाई करने के रूल्स और उनके डेसिमल पैटर्न्स। ये पूरा स्ट्रक्चर दिखाता है कि मैथमेटिक्स कोई रैंडम चीज नहीं है। बिल्कुल। हर संख्या, चाहे वो कितनी भी अजीब क्यों ना हो, इस ब्रह्मांडीय परिवार में अपनी एक फिक्स जगह रखती है। फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है अगर आप उनका आपस में रिलेशन समझ लें। बहुत ही सटीक बात कही आपने। आज के इस स्लाइड बाय स्लाइड विश्लेषण से ये साफ हो गया कि 10th क्लास का ये चैप्टर केवल ब्लैक बोर्ड पर लिखे गए नंबर्स नहीं है, ये यूनिवर्स को समझने का एक लॉजिक है। हर नंबर का अपना एक कैरेक्टर होता है। एकदम सही। तो इस डीप डाइव को अब यहीं रोकते हैं।